इसके आगे कनिष्क को देखिए। कनिष्क मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ है, केंद्रीय सत्ता कोई विदेशी शासक चीन का मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा हुआ है। इसके बाद भारत के अंदर कोई स्थानीय वंश उपजेगा और इसके पश्चात आता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य है, गुप्त वंश का जो संस्थापक होगा, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त, और इसका वास्तविक संस्थापक जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कनिष्क को परास्त किया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त के पश्चात जो दूसरा राजा आएगा, आप ये देखो गुप्त साम्राज्य कोई वंश नहीं चला रहा है, इसमें पर्टिकुलर अपने इसमें शासन कर रहे हैं राजा, ठीक है। गुप्त साम्राज्य संस्थापक था श्रीगुप्त जो इसके पिताजी हैं, ठीक है। इसके बाद आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद जो अगला शासक आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पास, समुद्रगुप्त को दी गई है 3 उपाधियां NDK। एन का मतलब है नेपोलियन, डी से है धरणीबंध और के से है कच्छ। नेपोलियन इसको क्यों कहा गया? इसकी युद्ध नीति के कारण समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत युद्ध चलाया। दक्षिण भारत की नीति के समय उस समय शासक था महमूद। इसकी तुलना दक्षिण भारत युद्ध की तुलना की गई है नेपोलियन बोनापार्ट से, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। दूसरी उपाधि है धरणीबंध। धरणीबंध इसे क्यों कहा गया? धरणीबंध संपूर्ण धरती को एक सूत्र में बांधना चाहता था, जीतना चाहता था, इसलिए इसको कहा गया धरणीबंध। और कच्छ जो तीसरी उपाधि है कच्छ, कच्छ ये संपूर्ण वाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण था, सारे इंस्ट्रूमेंट को बजा लेता था, इसलिए इसको वादक के रूप में कहा गया कच्छ। इसके पश्चात शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय, इसका नाम पड़ा विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसको कहा गया क्योंकि इसने शकों को दूसरी बार भारत से पूरी तरह से परास्त कर दिया था, इसलिए इसको कहा गया दूसरा विक्रमादित्य। पहली बार शकों को परास्त किया था उज्जैन के स्थानीय राजा विक्रमादित्य ने 57 BC में चलाया था विक्रम संवत। उसी की तर्ज पे इसने दूसरी बार शकों को भारत से परास्त किया, इसलिए इसको कहा गया दूसरा विक्रमादित्य। इसके पीछे एक ध्रुव देवी की कथा है। ध्रुव देवी की कथा से संबंधित क्या है? चंद्रगुप्त का बड़ा भाई था रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। जब चंद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ कराना चाहता था, जैसे ही इसने अपने अश्व को छोड़ा और इसके अश्व को पकड़ लिया शकों ने, और शकों ने जैसे ही इसके अश्व को पकड़ा तो शकों से इसको करना पड़ेगा युद्ध। जबकि इसका जो बड़ा भाई था रामगुप्त, वो शकों से युद्ध से क्या करता था, बहुत ज्यादा डरता था। शकों ने एक शर्त रखी। शकों ने कहा कि यदि रामगुप्त से कहा कि यदि आप हमें अपनी पत्नी ध्रुव देवी दे देते हो तो हम भारत को छोड़कर चले जाएंगे। इसके पश्चात रामगुप्त ने ध्रुव देवी को देने से हाँ कर दिया। अब इसके पश्चात इसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसको कहा गया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी का रूप धारण किया और शकों के स्थानीय शासक मैन शासक को क्या कर दी, उसकी हत्या कर दी। इसलिए सब पूरी तरह से भारत से भाग गए और इसको कहा गया दूसरा विक्रमादित्य। इसके पश्चात शासक आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त शासक हुआ। कुमारगुप्त के बाद शासक हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, अब देखिए गुप्त साम्राज्य गद्दी पर बैठा हुआ था मगध साम्राज्य की। स्कंदगुप्त पूरी केंद्रीय सत्ता थी, सभी शासकों ने शासन किया। इसके बाद जो अंतिम राजा था स्कंदगुप्त, ये फिर से आलसी एवं कमजोर हुआ। जैसे ही आलसी एवं कमजोर होता है तो भारत के जो स्थानीय वंश है वो किसी आलसी राजा के अंडर पे काम करना पसंद नहीं करते, तो भारत के अंदर फिर छोटे छोटे 3 टुकड़ों में टूटेगा भारत। और भारत छोटे छोटे 3 टुकड़ों में टूटा और यहाँ पे 3 वंश उपजे छोटे छोटे, और वो कौन कौन से वंश थे देखिए जरा। छोटे छोटे 3 वंश उपजे। इसमें पहला वंश उपजा वर्धन। वर्धन साम्राज्य ये था हरियाणा में। इसने अपनी राजधानी बनाई थानेश्वर। वर्धन साम्राज्य का जो संस्थापक था नाम था उसका पुष्यभूति वर्धन, और जो इस वंश का प्रतापी शासक होगा, प्रतापी शासक वो होगा हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री चीनी यात्री फैनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में एक धर्म सभा का आयोजन करता था। इसकी जो दूसरी सभा थी, इस सभा को बोला गया था मोक्ष परिषद, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात जो दूसरा वंश उपजा यहाँ पर कर्नाटक में उपजा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश था कर्नाटक में, इसने राजधानी बनाई वातापी, कर्नाटक का वातापी क्षेत्र। चालुक्य वंश का जो संस्थापक होगा, चालुक्य वंश का संस्थापक था जयसिंह, और इस वंश का जो प्रतापी शासक होगा पुलकेशन प्रथम, और दूसरा जो शासक हुआ उसका नाम था पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय ने, जो दूसरा इस चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशन द्वितीय था, पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया, और जो फैनसांग चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के दरबार में, इसको अपने दरबार पर ले आया। एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है कि फैनसांग ने किसके शासनकाल में वातापी की यात्रा की थी, तो जो राजा जिसको हराएगा उसी के शासनकाल पर यात्रा करेगा। मतलब पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में फैनसांग ने वातापी की यात्रा की। इसके फैनसांग को कोई भी राजा मारता नहीं था, क्योंकि फैनसांग प्रशासन व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत निपुण था, इसलिए उसको रिस्पेक्ट के साथ अपने शासन में ले आते थे। तीसरा वंश जो उपजा वो था तमिलनाडु में, वंश का नाम है पल्लव। पल्लव वंश था तमिलनाडु में। तमिलनाडु राजधानी इसने बनाई कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। इस वंश का जो संस्थापक होगा पल्लव वंश का, वो था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, और प्रतापी शासक इसमें हुए नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम, और दूसरा जो शासक था उसका नाम था नरसिंहवर्मन द्वितीय। दो शासक हुए, संस्थापक सिंह विष्णु था, प्रतापी शासक हुआ नरसिंहवर्मन प्रथम, और दूसरा नरसिंहवर्मन द्वितीय। N1 या N2 शॉर्ट पे इसको लिखेंगे, इसको P1 और P2। अब इसमें क्या होता है, नरसिंहवर्मन जो प्रथम था, नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को हराया, परास्त किया, और फैनसांग को ले गया कांचीपुरम। तो क्वेश्चन इसमें बनता है कि किसके शासनकाल में फैनसांग ने कांचीपुरम की यात्रा की थी, तो नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में फैनसांग ने कांचीपुरम की यात्रा की। नरसिंहवर्मन प्रथम ने जैसे ही पुलकेशन द्वितीय को हराया, और ये हिस्ट्री के अंदर एक शासक हुआ है जिसने इसकी पीठ पर विजेता का चिन्ह दगवा दिया था। इसने इसकी पीठ पर दागा था विजेता। नरसिंहवर्मन N1 ने P2 की पीठ पर दागा विजेता का चिन्ह। अब देखिए, जैसे जब तक हर्षवर्धन साम्राज्य पे था, जब तक भारत में केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है वैसे ही केंद्रीकृत सत्ता भारत की समाप्त हो जाती है, और भारत में कभी भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं आएगी, और भारत धीरे धीरे छोटे छोटे वंशों में टूटता जाएगा। इसके पश्चात भारत और भी छोटे छोटे वंशों में टूटा, और इसमें कितने वंश उपजे फिर देखिए इसके आगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में कभी भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं आएगी, और भारत छोटे छोटे वंशों में टूटता जाएगा। 3 वंशों के अलावा भारत फिर टूटा छोटे छोटे वंशों में, और कितने वंशों में टूटा, इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर में वंश था, जम्मू एंड कश्मीर का जो वंश, जो फर्स्ट वंश था यहाँ पे उत्पल वंश, और जो मैन वंश था जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है लोहार वंश। जम्मू कश्मीर में था। इसके बाद दिल्ली में 2 वंश उपजे छोटे छोटे। अब भारत की केंद्रीकृत सत्ता टूटती ही जाएगी, बिखर जाएगा पूरी तरह से, और यहां पे उपजा एक तोमर वंश दिल्ली में, और दूसरा वंश यहां पे उपजा चौहान वंश। जम्मू कश्मीर में लोहार वंश ने राजधानी बनाई श्रीनगर को। इसकी पहले तोमर वंश की राजधानी थी अजमेर, फिर बाद में इन्होंने दिल्ली को ही राजधानी बनाया। गुजरात में छोटे छोटे 2 वंश उपजे। यहां पे उपजा गुर्जर प्रतिहार,
और दूसरा इसी का उपवंश था यहां पर सोलंकी वंश। गुजरात में दो वंश थे, गुर्जर प्रतिहार और सोलंकी वंश। दोनों ने अपनी राजधानी यहां पर बनाई अनिलवाड़। इसके बाद कर्नाटक में चालुक्य की जगह यहां पर आ गया राष्ट्रकूट वंश। कर्नाटक में, ये गुजरात में है दोनों वंश, ये कर्नाटक में है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी इन्होंने बनाई मानिखेट। इसके बाद उड़ीसा में उपजा गंगवंश। उड़ीसा, राजधानी इसने बनाई उड़ीसा का कलिंग। यूपी में उपजा यहां पर गढ़वाल वंश। यूपी में था गढ़वाल वंश। यहां पे इसने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज। बंगाल और असम का क्षेत्र था, यहां पे उपजा पालसेन वंश। बंगाल, पालसेन वंश। इसने अपनी राजधानी यहां पे बनाई दूरजा। मध्य प्रदेश के अंदर भी तीन वंश उपजे छोटे छोटे। चंदेल वंश उपजा। चंदेल वंश ने दो राजधानी बनाई, एक तो महोबा, यूपी में है दोनों क्षेत्र, और दूसरी राजधानी थी इसकी कलिंजर। कलिंजर का किला, इसके बारे में जानते होंगे। तो दो राजधानी थी, एक महोबा और कलिंजर। लेकिन वास्तविक रूप से चंदेल शासकों ने शासन जो किया है वो किया है खजुराहो के क्षेत्र में। दूसरा वंश यहाँ पे उपजा था परमार, मध्य प्रदेश के अंदर। परमार वंश की भी दो राजधानियां थी यहाँ पर। पहली राजधानी थी धार और दूसरी राजधानी इसने बनाई थी इन्होंने उज्जैन। तीसरा जो वंश उपजा उसका नाम है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की भी दो राजधानियां थी। पहली राजधानी थी त्रिपुरी, जबलपुर का क्षेत्र, और दूसरी इसने राजधानी बनाई रतनपुर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। तो आप भारत देखिए, भारत पूरी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। अब जैसे ही भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरेगा पूरी तरह से, विदेशियों की नजर भारत पर फिर पड़ी एक बार, और विदेशी सोचेंगे कि अब भारत में धीरे धीरे एक वंश पर आक्रमण करेंगे, दूसरा इसको तो बचाने आएगा नहीं, और भारत धीरे धीरे क्या होंगे, इस तरह से भारत को मुस्लिम आक्रमणकारी धीरे धीरे पूरी तरह से लूट लेंगे। और यहां से ही जैसे ही भारत पूरी तरह से बिखर जाता है तो अब आक्रमण होता है विदेशी आक्रमणकारियों का, और यहां से प्रारंभ होते हैं मुस्लिम आक्रमणकारी। और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी यहां पर आया मोहम्मद बिन कासिम। और जैसे ही भारत की केंद्रीय सत्ता पूरी तरह से बिखरी, यहां पे आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के पश्चात मुस्लिम आक्रमणकारी प्रारंभ होते हैं। यह पार्ट था अपना एंशिएंट हिस्ट्री का। जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, यहां से स्टार्ट होती है अपनी मिडिवल हिस्ट्री। तो एक आक्रमण अपन देखते हैं, इसमें मुस्लिम आक्रमणकारी का फर्स्ट आक्रमण हुआ। मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब का क्षेत्र, अरब प्रायद्वीप, यहां पे जो खलीफा था, मुस्लिमों का सबसे बड़ा राजा जो होता है, खलीफा का नाम था मंसूर हज्जाम। मंसूर हज्जाम ये क्षेत्र था, खलीफा था मंसूर हज्जाम, इसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। घटना यह हुई थी कि सऊदी अरब के कुछ लोग व्यापार करने के लिए श्रीलंका जाते हैं। कोई उद्देश्य नहीं था मुस्लिम आक्रमणकारी का लूटने का। मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य था बदला लेना, धन लूटने से इसको मतलब नहीं था। घटना यह हुई कि सऊदी अरब के कुछ लोग व्यापार करने के लिए श्रीलंका गए। जैसे ही श्रीलंका से व्यापार करके वापस लौट रहे थे तो सिंध प्रांत का क्षेत्र
यहां पे एक बंदरगाह था, देवल बंदरगाह, और इस समय सिंध प्रांत का शासक था दाहिर शासक था। घटना यह हुई, सऊदी अरब के कुछ लोग व्यापार करने के लिए श्रीलंका जाते हैं। जैसे ही श्रीलंका से व्यापार करके वापस लौटते हैं शिप्स के माध्यम से, तो देवल बंदरगाह में सिंध प्रांत के कुछ लोगों ने सऊदी अरब के लोगों को, व्यापारियों को लूट लिया। यह घटना जब सऊदी अरब के खलीफा मंसूर हज्जाम को लगी, तो मंसूर हज्जाम ने एक पत्र लिखा सिंध प्रांत के शासक दाहिर को। पत्र ये लिखा कि जिसने भी मेरे व्यापारियों को लूटा है उसको बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। लेकिन दाहिर ने इसकी बात को इग्नोर कर दिया। तब जैसे इसकी बात को इग्नोर किया, तब मंसूर हज्जाम ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को इससे बदला लेने के लिए भेजा। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे फर्स्ट में, मोहम्मद बिन कासिम जैसे ही इस पे आक्रमणकारी 712 एडी में ये जाता है, पहले तो देवल बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट करता है। इसके पश्चात यह युद्ध करता है दाहिर से। तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच जो युद्ध होता है, इस युद्ध को बोलते हैं रॉबरों का युद्ध। और यह युद्ध होता है 712 एडी में। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को पूरी तरह से परास्त करता है और इसके पत्नी और बच्चों को बंदी बनाकर मंसूर हज्जाम के सामने प्रस्तुत करता है। मोहम्मद बिन कासिम का मुख्य उद्देश्य धन लूटना नहीं था, इसका मुख्य उद्देश्य था बदला लेना। यहीं से अपनी मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है। इसके बाद दूसरा आक्रमणकारी आएगा महमूद गजनवी। इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपन इसके आगे की हिस्ट्री। ओके, थैंक यू।